Bismillah. Assalamu alaikum, guys. Uh, Welcome to our new session of Visual Basic for Application for Excel. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्विक रिव्यू कर लेता हूँ। लास्ट वीक हम लोगों ने जो लास्ट सेशन था हमारा, उसमें ऐसा पावर पॉइंट की स्लाइड्स तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने लूप्स के ऊपर एक हम लोगों ने सेशन किया था कि किस किस किस्म के लूप्स हैं जो कि मेन रिपीटिशन है हमारी, जितना भी मेजॉरिटी रिपीटिशन परफॉर्म की जाती है वो लूप्स के थ्रू परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट लूप जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है वो है फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, वो फॉर नेक्स्ट लूप हम लोगों ने यूज़ किया था। हमने देखा था कि फॉर नेक्स्ट लूप किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, पहले उसके लिए किस तरह से वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है जो कि एज अ काउंटर के तौर पे परफॉर्म करता है। सेकेंडली हम लोगों ने उसकी फर्दर वेरिएशंस देखी लूप फॉर नेक्स्ट लूप की, कि फॉर नेक्स्ट लूप में अगर आपने लूप्स विद इन लूप्स लगाने हो तो वो आप कैसे लगाते हैं। नेस्टेड लूप्स हमने देखे। हमने उसके अंदर ये देखा कि हम लोगों ने अगर जंप करवाना हो काउंटर को एक या दो या तीन के गैप के बाद, तो हम लोगों ने सिलेक्ट का ऑप्शन देखा था कि सिलेक्ट के साथ 2 या 3 या 4 लिखेंगे तो उस हिसाब से जंप होगी ऑप्शन। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने कंडीशनल बेसिस पे लूप देखा था कि अगर आपकी कंडीशन मेट हो तो लूप एग्जिट हो जाए, अदरवाइज लूप आगे प्रोलॉन्ग करे। ठीक है, तो हमने इफ स्टेटमेंट के साथ, इफ देन स्टेटमेंट के साथ भी एग्जांपल्स की थी। हमने तकरीबन 7-8 एग्जांपल्स लास्ट टाइम परफॉर्म की थी। उसके अलावा इस तरीके से एग्जिट फॉर, ये जो मेरे सामने फ्रंट पे विजिबल है, एग्जिट फॉर जब आप कंडीशन अप्लाई होगी और एग्जिट हो जाए, लूप ख़त्म हो जाए, वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, आज हम लोग अपनी रूटीन से हट के वैसे हम लोग पहले टेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। मैं लास्ट 2-3 सेशन से कह रहा था कि हम लोग अपनी जो हम लोगों ने एक इनवॉइस टेम्पलेट बनाया था जिसकी बैक एंड पे एक डेटाबेस बनाया था, और हम लोगों ने एक इनिशियल कोडिंग की थी उसके ऊपर, कि एक रिक्वायरमेंट देखी थी, और उसके अंदर हमने फर्दर आज मैं आपको उसकी एक्सटेंशन डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर आगे लूप्स फॉर नेक्स्ट लूप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने विदाउट एनी लूप उसको परफॉर्म किया था। लेकिन चूँकि इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ गई है जिसके लिए हमें लूप रिक्वायर्ड होगा, तो हम वो देखेंगे कि हम वो लूप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज उसको नए तरीके से बिल्ड करेंगे। फर्स्ट हाफ में हम कोशिश करेंगे कि वो अपनी एग्जांपल कंप्लीट करें। उसके बाद एक हम लोग क्विकली देखेंगे कि फॉर नेक्स्ट के अलावा दो और भी लूप्स हैं जो कि आमतौर पे यूज़ होते हैं, लेकिन वो आपको एक जेनेरिक आइडिया उसका होना चाहिए। बहुत सिंपल से लूप है, एक दफ़ा लूपिंग की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया फॉर नेक्स्ट लूप की, तो वो कोई इतनी बड़ी क्या नाम है रॉकेट साइंस नहीं बचती। तो डू वाइल और डू अनटिल लूप, ये दो और लूप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक एक और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। मेरे अपने एक मैंने आपसे बताया था कि अपना एक रियल लाइफ जहाँ पे मैं यूज़ कर रहा होता हूँ प्रोग्राम्स को या वीबीए को। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ अपनी एक इंटरेक्ट कॉस्ट एलोकेशन की शीट शेयर की थी जहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ था और साथ एक इवेंट हैंडलर लगाया हुआ था, इसी तरीके से आज आपके साथ एक और मैं शीट शेयर करूँगा जिसके अंदर मैंने प्रोग्रामिंग की हुई है, जिसको मैं अपने रेगुलर रूटीन में यूज़ करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर टेम्पलेट एग्जांपल जो कि हम लोगों ने पहले ली थी। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ क्विकली। ठीक है, कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी और उसके लिए हमने क्या कोड लिखा था, वो कोड क्या परफॉर्म कर रहा था। शायद आपको याद हो मैंने आपसे बताया था कि एक एबीसी कंपनी, लेट्स सपोज एक कंपनी है। ठीक है, वो कंपनी बेसिकली कुछ स्कूल्स को कुछ मटेरियल्स स्कूल के लिए और फर्नीचर इस किस्म की चीज़ें सेल करती है। ठीक है, तो जो कंपनी का ऑनर है वो चाह रहा था कि ये जो इनवॉइस में जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करे वो, ठीक है, तो उसके बाद उसके पास एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है या एक बटन हो जिसको वो प्रेस करे तो उसका यहाँ का सारा डाटा एक डेटाबेस में यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता जाए। ठीक है, ताकि वो मंथ एंड पे ईयर एंड पे देख सके कि उसने किस किस प्रोडक्ट की कितने कितने अरसे में कितनी कितनी सेल की है। ठीक है, मैं एक छोटा सा आपको पहले डेमो देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लेके आते हैं इनवाइस नंबर, व्हाट्सएवर इट कुड बी, इनवाइस नंबर 12 कर लेते हैं। ठीक है, कस्टमर आईडी कुछ भी हो सकता है। डेट आज की ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही है, टुडे का फार्मूला लगा हुआ है आपके सामने। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो बिल टू, किसको बिल करना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपना नाम लिख लेता हूँ अवैस।
4, ठीक है। शिप 2 पे भी मैं वैसे ही नाम लिखता हूँ कि अगर कोई डिफरेंट एड्रेस हुआ उस फैक्ट्री का तो वहाँ पे शिपमेंट हो। यहाँ पे इस केस में मैं कहता हूँ कि सेम मैं क्रेडेंशियल्स लेके आता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं कहता हूँ कि यहाँ पे टेबल सेल किए हैं 5 और यूनिट प्राइस है 500 ईच, ठीक है। ये मेरे पास एक इनवॉइस बन गई है, ठीक है। वो जो बिजनेस ओनर है या बिजनेस एंटरप्रेन्योर है उसने इसका प्रिंट लेके सेंड कर दी, ठीक है। साथ ही उसने रिकॉर्ड का बटन प्रेस किया। इसके रिकॉर्ड के बटन पे एंड पे कोडिंग हुई हुई है, प्रोग्रामिंग हुई हुई है। प्रोग्रामिंग ये हुई हुई है कि ये रेलिवेंट एरिया डाटा जो है एक रेलिवेंट फील्ड्स में जाएगा और ये इनवॉइस न्यू एंट्री के लिए क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रिकॉर्ड का बटन प्रेस करते हैं तो ये देखें जी, रिकॉर्ड का बटन प्रेस किया, सारी इनवॉइस की एंट्री क्लियर होगी। और अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आप देखें कि आपने जो जो पर्टिकुलर्स थे वो यहाँ पे आके आपके पास कॉपी पेस्ट होगी, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको क्विकली कोड दिखा देता हूँ कि इसका कोड क्या हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। हमने बेसिकली कोड ये खुद बिल्ड किया था कि मैं आगे आपके साथ वीपी की वीबी स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ। ये आई गेस ये रहा कोड हमारा। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने क्विकली बता देता हूँ क्या किया था कि हम लोगों ने ये एक्टिव शीट, तो सबसे पहले एक शीट को एक्टिवेट किया, डेटाबेस के नाम से शीट है, ठीक है। मैं बल्कि स्क्रीन विजिबल करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजी रहे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैंने यहाँ क्या नाम है, सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ पे बगैर डिफाइन, क्योंकि उस टाइम हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिफाइन करने के बारे में नहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने बगैर वेरिएबल को डिक्लेयर किए हुए एक वेरिएबल यूज़ कर लिया, एक्टिव रो, ठीक है। एक्टिव रो किस लिए यूज़ किया कि बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने निकालना है कि इस डाटाबेस में एक्टिव रो कौन सी है जहाँ पे वैल्यू पेस्ट होगी। एक्टिव रो कौन सी है जहाँ वैल्यू पेस्ट होगी। जैसे कि यहाँ पे एक्टिव रो 3 है, अगर यहाँ पे भी डाटा सारा पड़ा होता है तो यहाँ पे एक्टिव रो 7 गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो भी इमीडिएट ब्लैंक रो हमें चाहिए जिसके अंदर हमने डाटा कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है, वहाँ से इनवॉइस से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है या इक्वल व्हाटसएवर इट इज। तो हमने एक्टिव रो का एक वेरिएबल यूज़ किया था, ठीक है। हम लोगों ने इसके वेरिएबल में यूज़ करके क्या कहा था कि वर्कशीट फंक्शन हमने यूज़ किया था, वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, ठीक है, रेंज, ठीक है। ये डाटाबेस में रेंज ए पूरा, जब इस पूरे डाटाबेस का शीट में रेंज का मैंने काउंट ए निकालेंगे, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट में यही आएगा 2 आएगा, क्योंकि जब इस कॉलम का काउंट ए करेंगे रिजल्ट 2 आएगा। लेकिन हमारी एक्टिव रो जो है वो 2 नहीं है बल्कि 2 + 1 3 है जहाँ पे नया डाटा प्लेस करना है, ठीक है। तो वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए रेंज ए कॉलम ए +1, तो एक्टिव रो के अंदर अब वैल्यू जो फॉल कर रही है वो वैल्यू 3 फॉल कर रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज आप इसका रिजल्ट देखना चाह रहे हो तो इस सारे सब ब्लॉक को आप एक दफ़ा ये एडिटर वाली जो आपके पास टूल बार है यहाँ पे एक दफ़ा कमेंट में कन्वर्ट कर दें। सारे के सारे कमेंट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और आप इसका रिजल्ट मैसेज बॉक्स में देख सकते हैं कि क्या आ रहा है। ये एक्टिव का ए और रो का आर बड़ा यहाँ पे भी लिखते हैं MATBOX एक्टिव रो, ठीक है। तो आप अगर इसको रन करेंगे तो आपके पास मैसेज बॉक्स में 3 आ जाएगा। 3 क्यों आया? क्योंकि अब एक्टिव रो हमारे पास 3 है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके वापस इस सारे के सारे सेक्शन को कमेंट्स हटा देता हूँ। नाउ उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अब हमें एक्टिव रो पता चल गई, हमारी एक्टिव रो क्या है। अब सिंपल काम ये करना है कि यहाँ का डाटा उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी कि सिंपल वैल्यू को चेंज किया था, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये काम करना चाहा था कि A2 की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए। आई एम सॉरी, जस्ट लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग सो आई कैन। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग रिज्यूम करते हैं। सो बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहाँ पे इनवाइस नंबर है तो हमारे पास F5 जो है F5 इज इक्वल टू A2, ठीक है। कि मैं चाहता था कि A2 इज इक्वल टू F5 हो जाए। सिंपल कि उन दोनों को आपस में इक्वल कर दिए तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू सारी उठ के यहाँ पे आ जाएंगी। तो उसके लिए हमने क्या कोड लिखा अगर आप देखें, सिंपल मैंने क्या किया कि डाटाबेस में रेंज ए एंड एक्टिव रो, ठीक है जी,
ए एंड एक्टिव रो, बेसिकली ए 3 मैंने सेलेक्ट करनी है अब, ठीक है, नई रेंज मेरे पास 3, क्योंकि एक्टिव रो के अंदर मैंने बताया कि वैल्यू 3 प्लेस कर रही है। तो A3 डॉट एक्टिव रो इज इक्वल टू शीट्स इनवाइस रेंज F5 डॉट वैल्यू। यहाँ पे मैंने कमेंट्स नहीं है, ये वाली जो रो है आपकी, ये इनवाइस नंबर कॉपी कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि रेंज F5 डॉट वैल्यू जो है यहाँ से, क्योंकि F5 डॉट वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है इनवाइस में, F5 में मेरे पास ये पड़ी हुई है, अगर आप देखेंगे इनवाइस में F5 में मेरे पास इनवाइस नंबर पड़ा हुआ है, और वो उठ के यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इन दोनों को यहाँ पे आपस में इक्वल करूँ कि A2 A3 के अंदर क्या आ जाए F5 की वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें सेम रहेंगी, F5 H5 F7 A12, क्यों? क्योंकि ये इनवाइस में अपनी जगह पे पड़ी रहेंगी हमेशा, वो इनवाइस में उनकी जगह लोकेशन चेंज नहीं होगी, जबकि डाटाबेस में जो उसकी लोकेशन चेंज होती जाएगी, जैसे नया डाटा आएगा तो अगली नई लोकेशन नीचे वाली रो हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक्टिव रो का वर्ड यूज़ किया। इस तरीके से ABCDEFGH इन सब में हम लोगों ने डेट उठा के B3 में डालनी है, कस्टमर आईडी उठा के C3 में डालना है, यहाँ पे 3 भी पड़ा हुआ है, याद रखिएगा एक्टिव रो की वैल्यू भी 3 है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको प्लेस भी करते हैं तो इधर आमतौर पे वो बता देता होता है कि एक्टिव रो के अंदर अभी वैल्यू क्या पड़ी हुई है, इसमें अभी विजिबल नहीं कर रहा, और मेरे ख्याल है वो ऑप्शन एक्सप्लिसिट मैंने यूज़ नहीं किया, वो अभी हम दोबारा एग्जांपल करेंगे तो उसमें अंदर यूज़ भी करेंगे ऑप्शन एक्सप्लिसिट। सो एनीवेज आगे हम चलते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ एंटर की, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी हर चीज़ एंटर की, उसके बाद हम लोगों ने सेल जितने भी सेल्स हैं इनके ऊपर मेथड अप्लाई कर दिए क्लियर कंटेंट्स का, ठीक है। ये अगर आपको बीच में से कोई कन्फ्यूजन भी हो तो आप दोबारा मेरा सेशन नंबर 4 रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस केस में जैसे कि हम लोगों ने एक परफॉर्म किया अभी केस, उसमें या बल्कि मैं आपको दोबारा भी एक दफ़ा दिखा दूँ, यहाँ पे एक मैनुअली करके इनवॉइस नंबर 13 लिखते हैं, यहाँ पे कस्टमर आईडी 444 लिखते हैं, यहाँ पे बिल टू में मैं FCA लिख लेता हूँ, FCA लाहौर, ठीक है, FCA लाहौर, और इनको हम क्या सेल करते हैं, लेट्स सपोज बेंच सेल करते हैं, वो सेल करते हैं हम 2, और उसकी यूनिट प्राइस होगी 50, लेट्स सपोज 500। ओके, अब मैं इसको वन बाय वन अगर लाइन रिकॉर्ड करूं आपके सामने, मैंने आपको बताया था कि F8 का बटन है, प्रेस करने से वो आपके पास लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा कोड को, ठीक है। शीट्स डाटाबेस डॉट एक्टिवेट रो एक्टिव रो इज इक्वल टू वर्कशीट फंक्शन, ये इसके अंदर वेरिएबल स्टोर कर लिया। अब देखिएगा बारी बारी हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, अभी एक्टिव रो याद रखिएगा कि हमारे पास एक्टिव रो नंबर 3 है, ये देखें उसने यहाँ पे मैं प्लेस करूँ तो वो बताना भी शुरू कर, एक्टिव रो की वैल्यू अभी क्या है 3 है, ठीक है जी। एक्टिव रो की वैल्यू 3 है, तो A3 डाटाबेस में A3 को सिलेक्ट किया उसने, डाटाबेस में A3 को सिलेक्ट किया, उसकी वैल्यू को किसके इक्वल लेके जा रहा है, रेंज F5 इनवाइस में, इनवाइस में जो F5 है मैंने आपको बताया कि ये चेंज तो नहीं होगी, ये हमेशा वही रहेगी, आपके पास F5 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर दोबारा F8 का बटन प्रेस करूंगा, अगली लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो देखें इसने पहली लाइन एग्जीक्यूट कर दी होनी चाहिए, नई इनवाइस नंबर अपने नए डाटाबेस में पहुंच जानी चाहिए, पहुंच गई, ठीक है। अगली लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ तो डेट पहुंच गई होगी, उससे अगली लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और अमाउंट, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आ गई हैं। अब दोबारा F8 करूंगा तो ये क्लियर करेगा कंटेंट्स को, F5 को क्लियर करा, अभी देखिए F5 के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, यहाँ पे 13 लिखा आ रहा है। इसको मैं अगर F8 प्रेस करता हूँ अगली लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए, तो देखें क्लियर हो गया। अगली है जी F7 जो कि हमारे पास है, कस्टमर आईडी एग्जीक्यूट किया, कस्टमर आईडी क्लियर हो गया। इस तरीके से बाकी बिल टू बाकी इन्फॉर्मेशन क्लियर होती जा रही है। यूनिट प्राइस रहेगी, ये यूनिट प्राइस भी यहाँ पे देखें, यूनिट प्राइस अभी भी आ रही है, यूनिट प्राइस यहाँ से F8 प्रेस करके वो भी क्लियर होगी, ठीक है। बाकी इनवाइस शीट एक्टिव करेगा ताकि कोई गलती से कोई और शीट एक्टिव ना हो, और अगली शीट इनवाइस अवेलेबल हो, और इनवाइस के अंदर भी F5 को सिलेक्ट कर लेगा ताकि यहाँ से एंट्री करना दोबारा से स्टार्ट हो। तो ये हमारा सब प्रोसीजर एंड हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास चैलेंज ये आ रहा था कि ये पूरी की पूरी चीज़ें रिकॉर्ड होगी अपनी जगह पे, लेकिन जहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन एक से ज़्यादा हो, जैसे कि अभी तो हम लोगों ने 2 रिकॉर्ड की और एक में हम लोगों ने टेबल और एक में हमने बेंच किया, लेकिन हमने एक ही क्लाइंट को मल्टीपल चीज़ें सेल कर रहे हैं अगर, ठीक है,
तो उसके लिए हमें मल्टीपल लाइंस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे अपने पास एक लेके आता हूँ, नई इनवाइस नंबर लाता हूँ 15, कस्टमर आईडी में लाता हूँ 111, ठीक है जी। बिल किया है हमने साद हसन को, ठीक है जी, बुलवर लाहौर, ठीक है जी। शिप भी हमने यहीं पे किया है। अब अगर हम डिस्क्रिप्शन पे आते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे हम कहते हैं जी कि लेट्स सपोज मार्कर्स, ठीक है, बोर्ड्स, मार्कर, चेयर, टेबल्स, बेंच, डेस्क, लेट्स सपोज मैं ये चीज़ें कि हमने ये सारी की सारी चीज़ें सेल किए हैं क्लाइंट को साद हसन के नाम से, ठीक है। इनके हम प्राइसेस एंटर कर देते हैं, क्वांटिटी एंटर करते हैं ताकि हम डाटा कंप्लीट करते हैं। मार्कर्स लेट्स सपोज हम कहते हैं 50 का है, बोर्ड्स जो हैं हम कहते हैं वो 500 के हैं, चेयर्स जो है 600 ईच है, टेबल्स हैं वो 700 ईच हैं, बेंच है 550 ईच है, डेस्क हैं 800 ईच है, लेट्स सपोज। और उनकी क्वांटिटी हम कहते हैं जी मार्कर हमें 150 चाहिए, बोर्ड हमें 5 चाहिए, चेयर्स हमें 50 चाहिए, टेबल हमें 10 चाहिए, बेंचेस हमें 50 चाहिए और डेस्क हमें 10 चाहिए, लेट्स सपोज ये यहाँ पे, ठीक है। सो अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो कोड लिखा है अगर मैं वो कोड रन करूँगा, ठीक है, मैं लेट्स सपोज कोड रन करता हूँ, लेकिन मैं क्लियर नहीं करता अपने कंटेंट्स को, मैं इन चीज़ों को क्लियर नहीं करता, ठीक है। मैं इसको इस ब्लॉग को मैं चेंज कर देता हूँ कमेंट्स में, ठीक है, मैं इसको क्लियर नहीं करता। तो अब करते हैं ये हैं हम कि इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं होता है क्या है। इस कोड को पूरे के पूरे कोड को रन किया हमने, ठीक है। अब देखते हैं हुआ क्या। ये चीज़ अपनी जगह से क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने क्लियर को कमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। 15 साद हसन एक दफ़ा आ गया, मार्कर आ गया, बस सबसे पहली लाइन उठ के आ गई है, बाकी कोई भी चीज़ उठ के नहीं आई। अब हम लोगों ने यहाँ क्या करना है, हम लोगों ने अपने कोड को चेंज करना है और हम लोगों ने यहाँ पे लूप परफॉर्म करना है। फॉर नेक्स्ट लूप हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि फॉर नेक्स्ट लूप के साथ ये चीज़ को आप किस तरीके से टैकल कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू अवर विजुअल बेसिक एडिटर। नाउ मैं अब यहाँ पे ये करता हूँ कि अपने पास एक नया मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, ठीक है जी, एक नया मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस में आपके पास चेक्ड होगा ऑटो, ये सॉरी रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। और जब रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा तो आप बगैर वेरिएबल को डिक्लेयर किए यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछले वाली हमने एग्जांपल में हम लोगों ने बगैर वेरिएबल को डिक्लेयर किए हुए हमने यहाँ पे एक्टिव रो यूज़ करी, पहले अब हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा अभी एक्टिव रो अगर हमने यूज़ करी तो क्या चीज़ एक्टिव रो, ठीक है। सो हम उसी तरीके से शुरू करते हैं, पहले थोड़ी सी चीज़ें कुछ कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें वही यूज़ होनी है ज़्यादातर तो, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम बिल्कुल ज़ीरो से कोड स्टार्ट करें, हमने एडिट करना है कोड को, ठीक है जी। इसको हम करते हैं कॉपी, यहाँ पे आए। अच्छा यहाँ पे हम सब रूटीन स्टार्ट करते हैं, सब इनवाइस 2 का नाम रख देते हैं, इसमें इसका नाम इनवाइस 2 रख देते हैं हम, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने कोड अपना। अच्छा अब ये कोड वही काम करेगा जो भी हम लोगों ने रन करके चेक किया, ठीक है। मैं अच्छा अब आगे चलते हैं। हम लोगों के पास एक तो हम मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ क्योंकि ऑप्शन एक्सप्लिसिट है, ठीक है। DIM डायमेंशंस या डिमांड ऑब्जेक्ट इसको यूज़ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसको। DIM ACTIV एक्टिव रो एज इंटीजर, ठीक है जी। एक्टिव रो को मैंने इंटीजर नाम दे दिया, ठीक है। मैंने आपको याद है डाटा टाइप्स पूरी बताई थी, सेशन नंबर आप 4 और 5 दोनों देख लीजिएगा, उसमें डाटा टाइप्स कौन कौन सी यूज़ होनी चाहिए, कौन सी बेहतर है यूज़ करना। हमारे पास अभी जो रिक्वायरमेंट है वो छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसमें लिए हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू यूज़ करते हैं ताकि इंटीजर के अंदर हमने पॉजिटिव नंबर ऐड करवाने हैं। एक्टिव रो की डाटा टाइप हम लोगों ने डाल दी इंटीजर, ठीक है जी। अब ये आगे रन हो रहा है, लेकिन हम इस मसला ये आ रहा है कि हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है लेकिन अब मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास
जो डिस्क्रिप्शन में यूनिट्स हम किसी को सेल कर रहे हैं वो मल्टीपल यूनिट्स हो गए हैं। पहले एक ही यूनिट था या एक टेबल दे रहे थे, एक चेयर दे रहे थे। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने बेसिकली काउंट करना है कि हमारे पास चीज़ें कितनी हैं, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर कितनी चीज़ें सेल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके जो हम जो चीज़ें सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका जो काउंट है वो हमने एक वेरिएबल को असाइन करना है, ठीक है। तो अब हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और उस प्रोडक्ट के अंदर हम काउंट डालेंगे कि कितनी चीज़ें आइटम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ने उसका नाम हम कुछ रख देते हैं, प्रोडक्ट काउंट रख लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो है उनका काउंट क्या है, ठीक है, PRODUC प्रोडक्ट काउंट एज इंटीजर, डन। अच्छा जी, अब हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट काउंट एज इंटीजर है। प्रोडक्ट काउंट हमारे पास कहाँ है जी, बिल्कुल यही इसी तरीके से हम लोगों ने काउंट करना है वर्कशीट फंक्शन के अंदर। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा वो दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो उसकी ये आ गया रेंज। बेसिकली हम लोगों ने क्या कहना है कि इनवॉइस शीट में आए, इनवॉइस शीट में A21 से लेके A38 तक का काउंट करें, काउंट ए करें, ठीक है। A21 से A38 का काउंट ए करें और काउंट करके उसके अंदर डाल दें, उस वेरिएबल को साइन कर दें, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस अपने VB एडिटर के ऊपर। A21 से A38, अच्छा जी, शीट्स इनवॉइस, शीट का नाम इनवॉइस है, डॉट एक्टिवेट। इन केस अगर कोई और शीट एक्टिवेट हुई हो तो आप पहले वो इनवॉइस को एक्टिवेट करें, ठीक है। प्रोडक्ट काउंट इज इक्वल टू वर्कशीट फंक्शन। जब भी आपने यूज करना तो वर्कशीट फंक्शन का वर्ड यूज करेंगे, वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, ठीक है जी। मैंने बताया था A21 से A38, ठीक है जी, दो ब्रैकेट्स क्लोज, सॉरी वर्कशीट, हाँ सॉरी एक ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट काउंट का एक वेरिएबल आया, ठीक है। इस प्रोडक्ट काउंट के वेरिएबल के अंदर मैंने फॉर द टाइम बीइंग जो काउंट आ रहा है हमारे पास डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो प्रोडक्ट्स के अंदर काउंट आ रहा है वो मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये दो तो हमारे पास वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोगों ने लूप रन करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर नेक्स्ट लूप लगाना है और लूप लगाना है हमने कि ये जो सारी की सारी प्रोसीजर है, ऑप्शन है, वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स लूप परफॉर्म करे, ठीक है। अब अगर आप देखें, मैं वापस अगर आपको एक्सेल की शीट दिखाऊं तो हमारे पास, या चलें एक्सेल की शीट में आपको नहीं दिखाता बल्कि यहीं पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास अभी प्रोडक्ट काउंट कितना है, ठीक है। तकरीबन 6 या 7 प्रोडक्ट्स हमने लिखे थे। मैं चेक करता हूँ इन सब, इस सारे ब्लॉक को कमेंट में कन्वर्ट करता हूँ और मैसेज बॉक्स डालता हूँ, मैसेज बॉक्स प्रोडक्ट काउंट, ठीक है जी। रन करते हैं, सॉरी मैंने एंड सब को भी इन्वर्टेड कॉमा में ले लिया, इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लेना, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है प्रोडक्ट काउंट 1 किस तरह से आ रहा है, इनवॉइस डॉट एक्टिवेट काउंट A21 column A38, let me check again। मेरे ख्याल से ये मेरे पास अभी भी वो शीट एक्टिवेट नहीं कर रहा, लेट मी चेक। A21 से A38 मेरे पास काउंट आ रहा है 6। और अगर मैं इसको VB की एडिटर में जाके देखूं, टू आ रहा है, आई डोंट नो। मेरे ख्याल से इसको हम कोड में एक दफ़ा यूज़ करके देखते हैं उसका क्या रिजल्ट देता है। एनीवेज, क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि ये प्रोडक्ट का काउंट जो काउंट ए दे रहा है वो काउंट ए हमारे पास एक सेकंड, प्रोडक्ट PRODUCTCOUNT, मैं
प्रोडक्ट काउंट, दे इज सम इशू, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये प्रोडक्ट काउंट का हम लोगों ने बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। वर्कशीट, यस आई थिंक आई गॉट इट। काउंट ए वर्कशीट फंक्शन, यस, मैंने यहाँ पे रेंज का वर्ड लिखना भूल गया मैं। आई वाज सेइंग हम लोग को अब ये चीज़ों में ना बड़ा वो केयरफुल होना पड़ता है कई दफ़ा, क्योंकि अब प्रैक्टिस कम रही होती है बार बार चीज़ों को परफॉर्म करने की। यहाँ पे रेंज का वर्ड हम लोगों ने ऐड नहीं किया, ठीक है, कि रेंज बेसिकली आपने किसका आपने रेंज लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट काउंट वर्कशीट काउंट ए, रेंज आपने दी, ठीक है। रेंज में आपने कहा कि ये आ गया हमारे पास। अब हम अगर इसको रन करते हैं तो हमारे पास इसका काउंट 6 दे रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक दे रहा है, ठीक है। आई वाज सरप्राइज किया, ये बिल्कुल मैंने ठीक लिखा, लेकिन वो अगेन आई सॉ दैट कि हम लोगों ने रेंज का वर्ड यूज़ नहीं किया, स्ट्रेट अवे हमने काउंट ए में वो वाली रेंज दे दी, जो कि एक्सेल में हम ऐसे ही करते हैं कि काउंट ए लिखते हैं और साथ ही हम रेंज दे देते हैं। लेकिन वीबीए के अंदर हमने स्पेसिफिकली रेंज का वर्ड यूज़ करना होता है कि यार मैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले यहाँ पे यूज़ किया होता है कि भाई कौन सा अपने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट काउंट हमने बेसिकली यहाँ पे एंटर कर लिया, ठीक है। अब करना क्या है, हम लोगों ने लूप रन करना है। इस सारे के सारे ब्लॉक को मैं वापस इसका कमेंट बैक करता हूँ। ओके, नाउ हमने एक लूप बनाना है, तो लूप के लिए आपको याद होगा कि काउंटर चाहिए होता है। तो काउंटर हम यहाँ पे कोई काउंटर डिफाइन कर देते हैं, वेरिएबल एक बनाना होता है जो कि एज अ काउंटर के तौर पे यूज़ करता है, जिसके अंदर हम वैल्यू 1 2 3 4 5 बार बार रन करते हैं, ठीक है। तो हम एक अल्फ़ाबेट यूज़ कर देते हैं जो कि बहुत नॉर्मली प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। पहले तो हम CNT का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली प्रोग्रामर जो है ना स्मॉल आई यूज़ करते हैं काउंटर के लिए, ठीक है। डिमांड आई एज इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर भी हमने इंटीजर ही ऐड करने हैं, ठीक है। अच्छा, सो अब हमने ना फॉर लूप लगाना है। अब रिकॉल कर लें किस तरह से हम लगा देते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2। हमने कितनी दफ़ा लूप चलाना है, जितनी दफ़ा हमारे पास प्रोडक्ट काउंट है। काउंट 6 टाइम है तो हमने 6 टाइम लूप चलाना है, ठीक है। प्रोडक्ट काउंट, ठीक है जी। फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू प्रोडक्ट काउंट। अब इसमें होगा क्या कि हम हमारे पास एक लूप रन होगा, ठीक है, और वो उतनी टाइम्स रन होगा जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम चाह भी रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें कॉपी पेस्ट हो मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट हो, ठीक है। अच्छा, नाउ आगे हम देखते हैं क्या करना है। हमने अगले की शीट देखते हैं कि आगे शीट के अंदर क्या हो रहा है। डेटाबेस डॉट रेंज ए एंड एक्टिव रो डॉट वैल्यू। नाउ हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि डेटाबेस के अंदर एक्टिव रो के अंदर हम लोगों ने एक वैल्यू पेस्ट करनी है, ठीक है। लेकिन वो वैल्यू हमने एक दफ़ा पेस्ट नहीं करनी। अगर वो 3 दफ़ा, मिसाल के तौर पे हम लोग इस दफ़ा 6 डिस्क्रिप्शन पे कर रहे हैं, 6 मुख्तलिफ किस्म के आइटम सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास इनवाइस का जो नंबर है वो भी 6 टाइम्स आएगा, ठीक है। इनवाइस का नंबर 6 टाइम्स कॉपी होगा। तो हम ये करते हैं कि हमने जो एक्टिव रो निकाली हुई है, फॉर द टाइम बीइंग हमारी एक्टिव रो लेट्स सपोज 3 है या 4 है, जो कि हमारे पास फ्रेश रो है, जहाँ पर हमने नई लाइन जो ब्लैंक रो है जिसके ऊपर डाटाबेस के अंदर हमें लाइन पेस्ट करनी है, वो एक्टिव रो है। हम क्या करते हैं कि हमने किसी तरीके से इस एक्टिव रो को डायनामिक बनाना है कि वो इतने नंबर ऑफ टाइम्स वो एक्टिव रो नीचे नीचे आए, ताकि हमारे पास वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट हो सके। तो हम क्या करते हैं कि एक्टिव रो, तो लेट्स सपोज हमारे पास, अगर मैं आपको एक्सेल की शीट दिखाता हूँ अभी, तो हमारे पास जो एक्टिव रो है वो है 5, ठीक है। तो हमने जो ये चीज़ें इनवाइस पेस्ट करवानी है वो 5 6 7 8 9 10, 6 दफ़ा हम लोगों ने सेम इनवाइस नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। हमने 6 मरतबा इनवाइस नंबर कॉपी पेस्ट करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक्टिव रो में आई प्लस कराते जाएंगे बार बार, कि एक्टिव रो प्लस आई, क्योंकि अभी आई की वैल्यू 1 है, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 3 होगी, तो वो एक्टिव रो के अंदर एक एक प्लस होगी और वो नीचे आती रहेगी। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये कि अगर मैं इसमें आई प्लस कर दूं, लेट्स सपोज, इससे होगा क्या कि एक्टिव रो अभी तो हमारी 5 है, लेकिन वो इसमें आई प्लस करके 6 कर देगा, क्योंकि आई की अभी वैल्यू क्या है, 1 है, आई की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है ना। तो हम एक काम यूं करते हैं कि हम इसमें से -1 कर देते हैं, ठीक है। या इसको ना हम आई की वैल्यू, हाँ यूँ कर लेते हैं,
हम स्टार्ट लेते हैं 0 से, 1 से स्टार्ट नहीं लेते, 0 से स्टार्ट लेते हैं प्रोडक्ट काउंट तक, ठीक है, ताकि यहाँ पे पहली मरतबा में 0 ऐड हो तो एक्टिव रो हमारे पास अपनी जगह पे खड़ी रहे, ठीक है, एक्टिव रो जो 5 है वो फिर 5 ही रहे, फिर जब नेक्स्ट लूप रन होगा तो इसकी वैल्यू 1, 0 की बजाय 1 होगी तो फिर एक लाइन नीचे आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टोटल जो फिर प्रोडक्ट का जो ये लूप रन होगा ना वो 6 की बजाय 7 दफ़ा रन होगा लूप, क्योंकि 1 से लेके प्रोडक्ट काउंट 6 टाइम्स है, लेकिन 0 से लेके प्रोडक्ट काउंट ये 7 टाइम्स लूप रन होगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे भी -1 कर देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि प्रोडक्ट काउंट 5 हो गया, लेकिन चूंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 इटसेल्फ एक नंबर है, तो 0 1 2 3 4 5 से टोटल 6 टाइम्स लूप काउंट होगा। तो हमें यहाँ तक तो समझ आ गई कि हम लोगों ने यहाँ पर इन सब में प्लस आई करा देना है, ठीक है, प्लस आई। इससे होगा क्या कि हर दफ़ा जब लूप रन होगा, जिसको हम बारी बारी रन भी करते हैं, तो नई जगह पे वैल्यू पेस्ट होगी। चलो यहाँ तक तो मसला ख़त्म हो गया हमारे पास, ठीक है, कि हम लोगों ने जो प्लस आई का वर्ड है ना वो सब में ऐड कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इनवॉइस नंबर भी एक ही दफ़ा आ रही होती है, डेट भी एक दफ़ा आ रही है, कस्टमर आईडी भी, कस्टमर नेम भी एक दफ़ा आ रही है, तो ये पहले की तरह ही A12 की वैल्यू उठ के बार बार आएगी, F7 की वैल्यू उठ के बार बार पेस्ट होगी, F5 की, H5 की, लेकिन डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और अमाउंट ये सब अलग अलग है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास सेम रेंज नहीं है, ठीक है, हर दफ़ा A21 नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक्सेल की शीट शेयर करके दिखाता हूँ कि आप हर दफ़ा A21 नहीं होगा, पहली बार A21 होगा, दूसरी बार A22 होगा, तीसरी दफ़ा A23, A24, A25, A26, इस तरीके से एक एक नंबर आगे जंप ऑन करेंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली इसको कैसे अब रिजॉल्व करना है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि लूप्स में जब हम रन करते हैं तो उसमें जो सेल को कॉल करने के लिए रेंज भी यूज़ करते हैं, रेंज का वर्ड, इसी तरह से एक वर्ड है सेल्स, SELS, सेल्स भी यूज़ करते हैं। आप अगर मेरे लास्ट सेशन देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम सेल्स का जो है एक ऑप्शन है वो भी हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है, कि आप अगर आप सेल्स को किस तरीके से, पहले रो नंबर और फिर कॉलम नंबर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको सेल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में रेंज हटा के A21 रेंज है ना मेरे पास, सबसे पहला डिस्क्रिप्शन आ रही है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी, CELL सेल्स, सबसे पहले आपने देना होता है रो और फिर कॉलम, क्योंकि अभी ये मैं बीच में एडिट कर रहा हूँ तो वो आगे खुद से वो हाईलाइट नहीं करा, नहीं तो आप वैसे स्टार्ट से कहीं से भी लिखेंगे तो आपको खुद बताएगा आपने क्या क्या देना है। अच्छा जी, रो क्या है जी, मेरे पास रो नंबर तो है 21, ठीक है जी, और कॉलम नंबर है 1, तो ये तो हो गया मेरे पास A21 की जगह मैंने लिख दिया सेल्स 21 और 1, बेसिकली 21 इज अवर रो और 1 इज अवर कॉलम, तो A21। लेकिन चूंकि हम इसको डायनेमिक करना चाहते हैं तो मैं इसमें भी प्लस आई ऐड करा देता हूँ। इससे होगा क्या कि अभी तो आई की वैल्यू 0 है तो A21 के अंदर ही वैल्यू पेस्ट होगी, लेकिन जब दोबारा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, 1 + 21 22, तो बेसिकली अगली वैल्यू जो होगी वो A22 की कॉपी होगी और फिर यहाँ पे पेस्ट होगी। इस तरीके से जब ये इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो A23 कॉपी होगा और फिर आगे पेस्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब जगह पे ये यूज़ कर लेते हैं सेल्स का ऑप्शन, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना कि क्योंकि कॉलम ए है तो मैंने यहाँ पे कॉलम ए की जगह 1 लिखा हुआ है, कॉलम एफ है तो अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखेंगे तो A B C D E F, कॉलम 6 यूज़ होगा, आगे जी की बात है तो कॉलम 7 और कॉलम 8, तो 6 7 8 कॉलम यूज़ होंगे यहाँ पे। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और फिर एडिट कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कॉलम 6 जो कि F है, 7 G है और 8 जो कि H है, ठीक है जी। अमाउंट, क्वांटिटी, स्कीम, यूनिट प्राइस, होगा क्या कि ये अलग अलग कॉपी होंगी इनवॉइस में से और यहाँ पे तो एक्टिव रो प्लस आई में पेस्ट होती जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे तो EFGH ही रहेगा। सो ये अब हम मेरे पास एक लूप बन गया, अब इसको हम 1 बाय 1 रन करते हैं। लूप ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट यूज़ करें खाली, या
तो भी ठीक है, या नेक्स्ट के साथ आप आई लिख दें तो भी ठीक है। जब आपके पास लूप विद इन लूप होता है, नेस्टेड लूप होते हैं, तो आपको बताना जरूरी है कि कौन सा लूप खत्म हुआ। तो आप अपनी प्रैक्टिस में ये लूप का जो काउंटर है वो लाजमी ऐड करें, ठीक है। आई लाजमी लिखें। अगर तो एक ही लूप है तो खाली आई नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अब मल्टीपल लूप्स विद इन लूप्स है तो बताना पड़ता है कि कौन सा लूप क्लोज हो रहा है कौन सा नहीं। ओके, नाउ अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है, और वन बाय वन मैं हर एक लाइन इसी तरीके से F8 का बटन प्रेस करके एक एक लाइन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो कोड हमारा रन हो रहा है। मोस्ट लाइकली मुझे इसमें कोई फिलहाल एरर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक दफ़ा हम इसको रन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये आगे जी हमारे पास एंट्री हुई हुई है, ठीक है। और एक काम छोटा सा ये करते हैं कि हम लोगों ने ये एक जो लाइन एंटर होगी थी ये वाली इसी इनवॉइस की, ये यहाँ पे मिटा देते हैं। चलें, अब हम चलते हैं वापस, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। नाउ अब हम आगे हैं अपने VB एडिटर के पास, ठीक है। अब वन बाय वन प्रेस करते हैं F8, ठीक है जी। F8 प्रेस किया मैंने। what it says clear cells, ये यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ जो खत्म हो गया। एनीवेज ये बेसिकली बता रहा है कि यहाँ से सेल क्लियर होंगे। ये वो था हमारे पास एक कमेंट था F8, ठीक है जी। यहाँ से रन होना स्टार्ट हो रहा है जी। सबसे पहले तो 3 वेरिएबल्स इसने देखे जी, इनकी डिफाइन किया हमने, एक्टिव रो, प्रोडक्ट काउंट और आई, ठीक है जी। शीट इनवॉइस में गया, उसको एक्टिवेट किया, ठीक है, और उसने क्या किया कि प्रोडक्ट काउंट के अंदर एक वैल्यू ले आया, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट काउंट के अंदर क्या वैल्यू आई होगी, यहाँ पे लिखा आ रहा है जी 5। 5 क्यों आई है? क्योंकि टोटल 6 है, ठीक है, टोटल 6 है, 6 है, लेकिन उसमें से हमने -1 कराया है क्योंकि हम लोगों के पास एक्टिव शीट, एक्टिव रो जो है वो उसका भी काउंट ऐड है, इस वजह से। नाउ प्रोडक्ट काउंट की वैल्यू आ गई जी हमारे पास। उसने क्या लिया, काउंट A21 से A38 तक की रेंज ली, A21 से A38 यहाँ तक की रेंज ली, उसमें देखा काउंट ए कितना है उसको। तो अभी प्रोडक्ट काउंट के अंदर 5 पड़ा हुआ है। आगे आते हैं जी डाटाबेस शीट पे आया, ठीक है जी। अब इसने क्या किया जी कि अगली लाइन के एक्टिव रो उसने देखी जी, एक्टिव रो कौन सी है, कि बेसिकली डाटाबेस के अंदर एक्टिव रो कौन सी है। तो काउंट अगर उसने करेगा तो उसको 3 काउंट मिलेगा, क्योंकि 3 का काउंट है हमारे पास, तो उसमें +1 करके 4 अभी एक्टिव काउंट के अंदर, एक्टिव रो के अंदर आना चाहिए। रन करके देखते हैं अगली लाइन, F8 करते हैं। अब देखते हैं जी कैप्टिव रो की वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल 4 आ रही है, क्योंकि 4 ही होनी चाहिए, यहाँ पे डाटा पेस्ट होना है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स डिफाइन थे, उन 2 वेरिएबल्स को 2 वैल्यू असाइन होगी। एक्टिव रो को क्या असाइन हुई 4, क्योंकि एक्टिव रो हमारी 4 है, और प्रोडक्ट काउंट को क्या असाइन हुई 5, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 टोटल 6 हमारे पास ऐड हो जाते हैं। अब आते हैं जी, अब लूप रन करें जी, I इज इक्वल टू 0 टू प्रोडक्ट काउंट, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ इसको F8। नाउ अब आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो रही है। अब आपके पास तीसरा वेरिएबल है I, और उस वेरिएबल की अभी वैल्यू क्या है 0, देखें पॉपअप हो रहा है। अब आते हैं हम अपने पास यहाँ पे डेटाबेस वाली रेंज में A, ठीक है, डेटाबेस वाली रेंज है हमारे पास A कॉलम, एंड एक्टिव रो 4, एक्टिव रो क्या थी 4, प्लस आई मतलब +0, तो 0 प्लस हुआ तो 4 ही रहा। तो बेसिकली पेस्ट की हमारे पास सबसे पहले जहाँ पे वैल्यू चेंज होनी है वो यहीं की ही हो रही है। इसके अंदर आई प्लस होने के बावजूद भी यहाँ पे 4 पे ही है, क्योंकि आई की वैल्यू अभी 0 है। प्लस आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू शीट्स इनवॉइस डॉट रेंज F5 डॉट वैल्यू। सिंपल, इनवाइस पे, इनवाइस की जो F5 है, इनवाइस पे क्या है F5, ये F5 इनवाइस नंबर, ठीक है, उसकी वैल्यू। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इस सेल के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको F8 करूँ आगे दोबारा F8, तो आप देखें वो वैल्यू आ गई, दैट्स इट। मैं दोबारा F8 करूँगा तो इसी तरीके से बी कॉलम में जो डेट है, जो डेट पड़ी हुई है हमारे पास H5 में, डेट हमारे पास पड़ी हुई है H5 में, वो वहाँ पे आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। दोबारा F8 प्रेस करता हूँ तो हम देखते हैं वो डेट आ गई। F8 प्रेस किया, कस्टमर नेम आ गया, कस्टमर आईडी आ गया। चलो जी, ये 4 चीज़ें तो आ गई।
जो कि सेम रहेंगी। आगे आते हैं प्रोडक्ट पे। अब प्रोडक्ट के अंदर मैंने क्या किया था, प्रोडक्ट के अंदर मैंने क्या किया था कि ये तो यहाँ पे क्लियर है आपको कि 4+0 4 ही है मेरे पास, रो नंबर तो 4 ही है, और चूंकि यहाँ ई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है मैंने, तो ये बेसिकली अगला जो अवेलेबल सेगमेंट है वो E4 ही है। लेकिन अब वो जो इनवॉइस से वैल्यू उठा रहा है वो क्या उठा रहा है, रो 21 कॉलम 1, ठीक है जी। इनवॉइस के अंदर रो 21 कॉलम 1, तो बेसिकली उसमें प्लस कर रहा है आई, जो कि अगेन जिसकी वैल्यू 0 है, तो 21 ही देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्कर को उसने पिक किया है, ठीक है, और ये यहाँ पे ला के E4 में लेके आ रहा है। तो F8 प्रेस करते हैं, देखते हैं, सॉरी ये क्या हुआ है, F8, मार्कर्स आ गए अपनी जगह पे। इसी तरीके से क्वांटिटी आ गई, यूनिट प्राइस आ गई, अमाउंट आ गई। नाउ ये सारी चीज़ें एक एक मरतबा तो आ गई हैं। अब क्या होगा, अब क्या ये आगे आएगा, ये वापस ऊपर जाएगा? नहीं। अब ये नेक्स्ट आई है तो ये दोबारा वापस ऊपर जाएगा। F8 किया प्रेस, अभी तक देखें क्या वैल्यू है आई की, आई की वैल्यू यहाँ पे शो रही है 0। अगर मैं F8 प्रेस करता हूँ, अब आई की वैल्यू क्या आ रही है, आई की वैल्यू आ गई जी 1, ठीक है जी। अब आई की वैल्यू हमारे पास 1 है। दोबारा रीड करते हैं, ये लूप चल रहा है। अब ये लूप चलेगा जब तक प्रोडक्ट काउंट तक पहुँचेगा। अब क्या हुआ जी, एक्टिव रो प्लस आई। एक्टिव रो हमारे पास पहले भी 4 थी, अभी भी 4 है, ठीक है। क्यों एक्टिव रो क्यों चेंज नहीं हुई यार, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि अब तो एक्टिव रो हमारे पास काउंट ए जो है वो तो 4 है, +1 5 हो जाना चाहिए। एक्टिव रो की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए, वो क्यों चेंज हुई? वो इस वजह से चेंज नहीं हुई कि ये जब लूप चला तो लूप चलना शुरू हुआ यहाँ से। एक्टिव रो को एक दफ़ा जो असाइन हो गई थी वैल्यू वो होगी थी, ठीक है। एक्टिव रो अभी भी 4 है, हाँ एक्टिव रो लूप के अंदर आ रहा होता तो वो फिर दोबारा एक्टिव रो को नई वैल्यू साइन होती। तो एक्टिव रो को एक दफ़ा जो वैल्यू साइन होगी वो दोबारा से कोड को वहां तक लेके नहीं गया रीड करने के लिए, कोड अब यहाँ से दोबारा रीड हो रहा है। इस वजह से अब आई की वैल्यू जो है ना वो 1 होगी, तो वो 4 में 1 होगी तो 5 हो जाएगी। तो बेसिकली अब डाटाबेस की जो नया एक्टिव सेल है जिसके अंदर कॉपी पेस्ट होनी है वो क्या है जी, A4+1, ठीक है जी। तो बेसिकली A5 इज अवर न्यू एक्टिव सेल, ठीक है। इसके अंदर वही F5 इनवाइस नंबर होगी। तो ये पहले 4 तो हमारे पास उसी तरीके से हैं जैसे हम कर रहे हैं, कस्टमर नेम डिस्क्रिप्शन तक आ गया। ये देखें, ये दोबारा वही इनवाइस नंबर, वही डेट, वही कस्टमर आईडी, वही नाम कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इनवाइस में, इनवाइस में सेल 21 था जी, बिल्कुल इनवाइस में सेल 21 था स्टार्टिंग पोजीशन। उसके अंदर आई प्लस हुआ, पहले भी आई प्लस हुआ था लेकिन आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू 1 है, तो सेल 21+1 22। तो अब नई जो वैल्यू सिलेक्ट हो रही है यहाँ पे वो 22 सिलेक्ट हो रही है, और वो यहाँ पे जाएगी अपने उसी जगह पे जहाँ पे पहले भी वो एक्टिव रो +1 में आ रही है, ठीक है। F8 प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्कर की बजाय नई वैल्यू होनी चाहिए, बोर्ड्स बिल्कुल उसकी इसी तरीके से नई क्वांटिटी यूनिट प्राइस और अमाउंट। ये देखें, एक दो दफ़ा लूप रन हो गया, टोटल 6 मरतबा रन होना है। तीसरी टाइम पे लूप रन हुआ, ठीक है जी। चौथी टाइम पे लूप रन हुआ, F8 का बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं, साथ साथ वो लाइन बाय लाइन रन कर रहा है। पांचवी बार लूप रन हुआ, ठीक है जी। देखें बारी बारी चेंज हो रही है केबल्स, और इस तरीके से छठी बार लूप रन हुआ, ठीक है जी। 6 मरतबा लूप हमारा रन हो चुका है। अब जब मैं करूँगा तो अभी आगे जाएगा, क्योंकि 6 मरतबा लूप रन हो गया। हमने इसको कहा था कि लूप को स्टार्ट करें 0 से, प्रोडक्ट काउंट की वैल्यू 5 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। बाकी उसके बाद उसने अपने क्लियर करने का जो वो है वो परफॉर्म करना है, वो सारे के सारे वो जो एरियाज हैं सेल्स हैं उसने वो क्लियर कर देने, ठीक है जी। F8 कहाँ गया मेरे पास, F8, और ये मेरे पास सब प्रोसीजर एंड हो गया, ठीक है जी। सो बेसिकली ये हमारे पास लूप की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल थी कि लूप किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। अब आप सिंपल ये काम कर सकते हैं कि इसको जो है ना क्या कहते हैं, इसके एंड में मैंने 2 लाइनें और भी डाली हुई थी जो बेसिकली वो क्या कर रही थी, 2 लाइन्स, हाँ ये शीट को एक्टिव कर रही थी और ने उसके लिए सिलेक्ट कर रही थी। सो
अब हम एक काम ये करते हैं कि इस रिकॉर्ड के बटन को जो हमने मैक्रो साइन किया हुआ है, नया मैक्रो, पहले वो इनवाइस डाटा था, अब इसका इनवाइस 2 के नाम से हमने नया मैक्रो रिकॉर्ड किया, वो साइन करते हैं। ठीक है जी, एक वो दोबारा चेक करते हैं जी हम यहाँ पे ऐड करके। इनवाइस नंबर हम कहते हैं जी हमारे पास है दिस, कस्टमर आईडी है 999, बिल 2 है जी हम कहते हैं सोहेल इनकॉर्पोरेशन सेक्टर I9 इस्लामाबाद। ठीक है जी, सेम इज आवर शिपिंग एड्रेस। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ और आइटम्स ले आते हैं, मिसाल के तौर पे क्या हो सकते हैं, पेन्स, ठीक है जी, लेट्स बॉक्सेस चीज़ है, कोई ट्यूब लाइट्स हैं, लेट्स सपोज, ठीक है हम 3 यूज़ करते हैं फिलहाल। इनकी क्वांटिटी है जी 1000, 100 पेन्स कहते हैं जी 20 रुपीज़ ईच, बॉक्सेस 50 कहते हैं जी 100 रुपीज़ ईच, ट्यूब लाइट्स 100 कहते हैं जी 1200 रुपीज़ ईच। ठीक है जी, अब हम अगर अपने इस कोड को रन करते हैं तो रिकॉर्ड का बटन प्रेस करते हैं, ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पे आते हैं, सिविल इनकॉर्पोरेशन, पेन, बॉक्सेस, ट्यूब लाइट्स, और ये इनकी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई सारी। तो अब देखें लूप्स किस तरीके से विद इन सेकेंड्स, बल्कि फ्रैक्शन ऑफ, आई वुड से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपके पास ये चीज़ें प्रोसेस करके परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये लूप हमारा फास्ट काम इस वजह से भी कर रहा है कि हम लोगों ने जितना भी आपका वो है क्या कहते हैं वेरिएबल्स है, वो हम लोगों ने डिफ़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, हम लोगों ने डिक्लेयर किए हुए हैं वेरिएबल्स, उनके बताया हुआ कि क्या क्या वैल्यू है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था जिस टाइम हम वेरिएबल्स पे बात कर रहे थे कि अगर वेरिएबल्स आप डिक्लेयर नहीं करते तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ये तो खैर अभी भी छोटा सा प्रोग्राम था जो कितना स्लो नहीं होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बड़ी एप्लीकेशन होती हैं वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये डिक्लेयर करें और एक्सेल को पहले बता दें कि इसकी क्या डाटा टाइप है। नहीं तो एक्सेल वीबीए जो है वो टाइम लगाता है पहले खुद से एनालाइज करने में कि ये जो डाटा टाइप इसके अंदर डालिए इसकी टाइप क्या है। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से उसको वैल्यू साइन करता है। तो ये हमारे पास एक हमने लूप की एग्जांपल ली कि किस तरीके से हम लूप यूज़ करके तो रिपीटेटिव जो काम है, ये जो रिपीटेशन है वो उसको बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट बेसिकली हम अगले 10-12-15 मिनट में जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे पास जो दो और लूप्स की टाइप हैं। ठीक है, दैट वर डू वाइल लूप एंड डू अनटिल लूप। वो बेसिकली क्या काम किस तरह से करते हैं, वो बिल्कुल इसी तरीके से लूपिंग ही है। ठीक है, बस मैं इसको क्विकली आपको एक गो थ्रू कर लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के साथ ही करते हैं क्योंकि उसके अंदर थ्योरी वाली जो है खास चीज़ नहीं है। ओके, सो पहले हम बात कर लेते हैं डू वाइल लूप। अच्छा, मतलब थोड़ा सा आपको नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा सॉरी, कि बेसिकली डू वाइल लूप क्या है। ये भी बेसिकली उसी तरह का एक लूप है लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, फॉर नेक्स्ट लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर होता ही है कि वो लूप, फॉर नेक्स्ट लूप में तो हम लूप बताते हैं कि कितनी मरतबा रन करना है। ठीक है जी, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 या 0 से अप टू एक लिमिट दे देते हैं कि यहाँ तक रन करना है। डू वाइल लूप में ये कहता है कि आमतौर पे डू वाइल लूप यूज होता है कि जब कोई स्पेसिफाइड कंडीशन मेट हो जाए। याद होगा कि हमने फॉर नेक्स्ट लूप में भी इस किस्म की चीज देखी थी, कंडीशन मीट हो जाए तो उसके अंदर हमें अलग से इफ स्टेटमेंट जोड़नी पड़ी थी। डू वाइल में आपको इफ स्टेटमेंट लगानी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो डू लूप खुद ही देखेगा कि जब वो कंडीशन मीट हो रही है, ठीक है, तो वो लूप जो है ना वहाँ पे स्टॉप हो जाए। ठीक है जी, तो इसको हम फर्दर एलेबोरेट करने के लिए छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसकी इस तरह से देखते हैं हम कि हम एज्यूम करते हैं हमारे पास यूं कर लेते हैं, डू वाइल लूप की क्या एग्जांपल हम बनाएं कि कुछ भी ना, हम एग्जांपल ये लेते हैं कि एक्सेल की शीट में 1 से लेके, ठीक है, इस सेल A1 से लेके A10 तक कुछ नंबर्स पड़े हैं। लेट्स सपोज, हाँ यूं कर लेते हैं कि मैं आपके साथ एक्सेल की शीट शेयर करता हूँ। ठीक है, शीट 1, ठीक है, शीट 1 है हमारे पास। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि A1 से लेके A10 तक या कहीं पे भी, कहीं तक भी वैल्यू हो सकती है।
कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं 4, 78, 15, 22, 3, 12, लेट्स सपोज 6 तक वैल्यूज पड़ी हुई हैं। मैं एक लूप लगाता हूँ कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना, ये बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई हों, ठीक है, लेकिन तब तक मल्टीप्लाई हों जब तक ब्लैंक नहीं आ जाती, जब तक ब्लैंक नहीं आती, खाली सेल नहीं आता। जैसे ही खाली सेल आए वहां पे रुक जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक लूप बनाते हैं, ठीक है, कि वो हर सेल को 2 से मल्टीप्लाई करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए, जैसे ही ब्लैंक सेल मिले तो उसको छोड़ दे, उसको 2 से मल्टीप्लाई ना करे, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा हम डू वाइल लूप लगाते हैं। मैं आपके साथ वो वीबी स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ, ठीक है। अभी ये देख लीजिएगा कि मेरा एक्टिव सेल A1 है, ठीक है, एक्टिव सेल मेरा A1 है। नाउ मैं कहता हूँ इसका कुछ भी सब रूटीन का कुछ भी नाम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसका नाम क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ना मतलब विदाउट एनी क्या नाम है फर्दर वेरिएबल्स डिफाइन करने के, क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरह से काउंटर भी रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे फॉर नेक्स्ट लूप में काउंटर रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे काउंटर भी रिक्वायर्ड नहीं होता। हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि डू वाइल, ठीक है, आपने इस तरह से टाइप करना है डू वाइल। अच्छा, इसके लिए आप यूँ करेंगे कि एक्टिव सेल, ठीक है, एक्टिव सेल जो हम लोगों का एक्टिव सेल होगा डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। हम लोगों ने स्टेटमेंट ये दी कि एक्टिव सेल की वैल्यू जब तक एम्प्टी ना हो, डू वाइल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी याद रखिएगा कि ये भी एक प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है, या उसको इसलिए मैंने स्पेसिफिक यूज नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट एम्प्टी लिखेंगे तो उसको कंसिडर करेगा वीबी। डू वाइल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज नॉट एम्प्टी। अच्छा, क्या करे जी, करे क्या, तो वो ये करे, ये मैं इसको एक टाइप का बटन प्रेस करके यहाँ लिखता हूँ, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, एक्टिव सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अभी A1 है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए, तो एक्टिव सेल सिंपल डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। एक्टिव सेल जो इटसेल्फ है उसकी नई वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यूं दिखाऊं कि मेरे पास एक्टिव सेल की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 8 हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी अब इसको रन करेंगे, देखेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करें, नीचे वाले सेल पे आए, एक नंबर सेल नीचे वाले सेल पे आए, ठीक है। तो नीचे वाला सेल सेलेक्ट करने के क्या तरीका है कि मैं वीबी एडिटर शो किया आपके साथ, हाँ, ठीक है जी। तो नीचे वाला सेल सेलेक्ट करें, नीचे वाला मैंने आपको याद होगा कि ऑफसेट प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। ऑफसेट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि ऑफसेट को आप किस तरह से यूज करने हैं, कि ऑफसेट बेसिकली सेल से लेफ्ट राइट ऊपर से यूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, अच्छा जी, ऑफसेट के लिए क्या यूज करना होता है कि कितने रो नीचे जाने, कितने कॉलम आगे जाने। तो हमने कॉलम तो आगे नहीं जाना, एक रो नीचे आना है, तो 1,0, ठीक है जी, 1,0 के एक सेल नीचे आ जाए, डॉट SELECT सेलेक्ट, नया सेल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे सिंपल लूप लिख दो आप, ठीक है। इसको मैं यूँ लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा लूप क्लियर हो। अब क्या होगा, यहाँ पे रन करने के बाद नीचे पहले वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे आया, ठीक है, नीचे वाले सेल को सिलेक्ट किया, फिर वापस ऊपर करके इसने रीड किया कि यार ये एम्प्टी तो नहीं है, पता चलेगा नहीं एम्प्टी, तो फिर जाके इसको नए वाले सेल जो एक्टिव सेल होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा और फिर एक नंबर नीचे आ जाएगा। फिर चेक करेगा कि जो नीचे आए हो नया सेल एक्टिव है कि नहीं है, एम्प्टी है या नहीं है, वो देखेगा नहीं एम्प्टी, तो फिर मल्टीप्लाई करेगा, इस तरीके से लूप प्लान होता रहेगा। अब मैं इसको 1 बाय 1 लूप सेलेक्ट करता हूँ और आपके साथ स्क्रीन अपनी पहले शेयर करता हूँ ताकि मैं वहाँ पे मूव होता जाऊँ। मैं F8 का बटन प्रेस कर रहा हूँ जी, ठीक है। F8 मैंने बताया था लाइन बाय लाइन रन करने के लिए यूज होता है। F8 सॉरी क्या दिया, F8 F8। अच्छा जी, एम्प्टी सबसे पहला उसने सेल चेक किया कि जो एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल क्या है जी हमारा, ये देखें जी, एक्टिव सेल हमारे पास A1 है। एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, उसने चेक किया जी कि एम्प्टी तो नहीं है, तो उसको रिजल्ट क्या मिला, देखो एक्टिव सेल के अंदर वो भी बता रहे कि वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो उसने कहा जी हाँ जी कि एक्टिव सेल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट ट्रू है तो उसने कहा आगे मूव हो जाओ। आगे मूव करने के लिए क्या करना है जी, इसने कि एक्टिव सेल डॉट वैल्यू जिसकी वैल्यू अभी 4 है मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, तो 4 2 8, देखें जी 8 कर दिया उसने। अब क्या किया, अभी तक देखें एक्टिव सेल A1 है,
उसने क्या किया, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट के एक नंबर नीचे वाला सेल सेलेक्ट कर ले। तो अगर मैं इसको F8 करता हूँ तो उसने नीचे वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। अब आपके पास नया एक्टिव सेल 78, अब लूप में गया, दोबारा इसने चेक किया कि एम्प्टी तो नहीं है, नहीं है एम्प्टी। ठीक है जी, उसने क्या किया, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर नीचे चला गया। देखिए जी 78 को 2 से मल्टीप्लाई किया 156 और नीचे 15 पे आ गया। अब नीचे 30 हो जाएगा, उससे नीचे 44 हो जाएगा, उससे नीचे 3 2 6 हो जाएगा। अच्छा जी, अभी भी नहीं एक्टिव। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी इसने इसको 24 से मल्टीप्लाई किया और नीचे चला गया। अब देखें, अब मैंने सॉरी 2 दफ़ा प्रेस कर दिया, वो पहले ऊपर गया, वहाँ पे एम्प्टी था तो उसने आगे कंसीडर ही नहीं किया और एंड पे ले आया। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपका डू लूप है। ठीक है, अगर इसको मैं दोबारा शुरू से एंड तक रन करता हूँ तो ये फिर फर्दर सबको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। मतलब यहाँ पे 16 होगा और यहाँ पे 48 होगा। ठीक है, इसको मैं पूरा का पूरा अगर रन करूँ दोबारा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्टिव सेल अब मेरे पास पहले ही एम्प्टी है, तो उसने पहले ही खत्म कर दिया। मैं दोबारा एक्टिव सेल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये नया एक्टिव सेल है मेरा। ठीक है, और इसको रन करते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली आप यहाँ पे एक्टिव सेल ना भी लिखना चाहे, यहाँ पे आप क्या नाम है, यहाँ पे आप खुद से स्टार्ट करनी, रेंज A1 को खुद सेलेक्ट करा लें, फिर उसके बाद एक्टिव सेल से शुरू हो जाए। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से आपका डू वाइल लूप यूज होता है, और डू अंटिल लूप भी इसी तरीके की चीज है। ये यहाँ पे मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ, डू अंटिल, ये भी बिल्कुल वही चीज है। बेसिकली थोड़ा सा इसका वो फ्रैक्शन डिफरेंट है कि वो कहता है डू वाइल और वो कहता है डू अंटिल। दोनों के अंदर चीज यही आती है कि जब तक एक रिक्वायरमेंट मीट्स ना हो, हम यही काम जो है ना दोबारा करके देखते हैं, लेकिन डू अंटिल लूप के साथ। ठीक है जी, वो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, मैं इसको नया देता हूँ, नया सब रूटीन स्टार्ट कर रहा हूँ, सब मल्टीप्लाई का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे इसको। ठीक है जी, तो इसके अंदर आप किस तरीके से यूज करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, डू अंटिल। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल यूज कर लेते हैं इस एम्प्टी, एक इसकी अपनी स्टेटमेंट है। ठीक है, इज एम्प्टी एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, बस। देखें कितना सिंपल है भी, कि उसने क्या करना है कि एक्टिव जो एम्प्टी सेल जो वैल्यू है, जब अगर वो एम्प्टी है, जब तक वो एम्प्टी नहीं होती तब तक ये काम करे। ठीक है जी, तो बाकी दो स्टेटमेंट इसी तरीके से हम यूज करेंगे। ऊपर वाली एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 2 और फिर ऑफसेट वाली कंडीशन। ठीक है, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2 और न्यू कंडीशन। ठीक है जी, और एक में पीछे गया लूप लिख लेते हैं। तो ये भी इसी तरह से होगा कि वो अनटिल एम्प्टी जब तक नहीं होता, ठीक है, तो उसको वहाँ पे वो रन करेगा। मैंने रन किया, ठीक है, ये फिर सारे सारे मज़ीद मल्टीप्लाई हो गए होंगे। ये मज़ीद सारे के सारे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, सो होप आपको ये चीज़ थोड़ी आइडिया हो गई होगी, क्योंकि इसके लिए मैंने एक थोड़ी सी वो रेफरेंस भी लिया था, क्योंकि मुझे एक सिंपल ठीक से उसकी समझ नहीं आ रही थी। एनीवेज, सो ये हमारे पास डू एंटिल और डू वाइल लूप है, कि आप डू एंटिल और डू वाइल लूप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये हम इंशाल्लाह आगे कोई कुछ एग्जांपल आएंगे जिसमें हम लोगों ने कुछ डिटेल हमने देखना होगा, तो उसके अंदर हम इसको देखेंगे कि फर्दर डू वाइल और डू एंटिल लूप किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली तो मैंने आज तक जितने भी मेजोरिटी काम किए हैं, मैंने फॉर नेक्स्ट लूप के साथ ही किए हैं, जहाँ पे मुझे कंडीशन की रिक्वायरमेंट आई है तो बीच में मैंने इफ़ की कंडीशन अगर लगा ली है तो लगा ली है। इसमें ये होता है कि आप थोड़ा सा लेंथी हो जाता है आपका कोड, अगर आप फॉर नेक्स्ट के साथ इफ़ की कंडीशन ऐड करते हैं। बाकी जो है ना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके पास नहीं आता। ठीक है, तो आज का मैं मतलब हमारा एक सेशन का टाइम ऑलमोस्ट ठीक है, 1 आवर, मोर देन 1 आवर हो गया। हम इंशाल्लाह जो मैंने आपके साथ एक स्टडी का कहा था कि स्टडी का आपके साथ कल शेयर करूँगा। ठीक है, जो बेसिकली मैंने एक अपनी वर्किंग है, और साथ हम एक चीज़ और देखेंगे, वो ये है कि ये जो हमारे पास लूप्स हैं वो कलेक्शंस के ऊपर जब यूज़ करने हों। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने मल्टीपल सेल्स पे इस्तेमाल किया, लेकिन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ करने हो, मल्टीपल वर्कशीट्स पे, मल्टीपल वर्क बुक्स पे, तो वहाँ पे लूप्स किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है,
और साथ हम अपने पास कुछ रेंजेस के बारे में देखेंगे कि रेंजेस किस तरीके से फर्दर डिफाइंड होती हैं। जो ऑब्जेक्ट रेंज होगी, आपके पास रेफरेंसेस रेंज होगी, रेंजेस के अंदर भी बहुत सा एरिया जो कि डिस्कवर करने वाला है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है जो कि हम लोगों ने इवेंट्स के बारे में स्टडी करना है कि इवेंट्स को हैंडल किस तरह से करना है, इवेंट हैंडलर्स कैसे यूज़ करने हैं, मल्टीपल इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। क्योंकि कई दफ़ा हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास कोड है वो ऐसे एग्जीक्यूट हो कि जैसी कोई इवेंट या क्राइटेरिया मीट हो। हमारे पास अपनी वर्क बुक्स में अंदर कई दफ़ा हम लोगों ने रिक्वायर्ड करते हैं कि यार जैसी वर्क बुक क्लोज करने लगे तो ये काम कर दें, जैसी वर्क बुक ओपन करने लगे तो ये काम हो जाए। सो बेसिकली वो इवेंट्स होते हैं, नीचे कोड्स ये होते हैं, ये जो हम कोड्स लिख रहे हैं प्रोसीजर्स यही होते हैं, लेकिन वो बेस्ड ऑन इवेंट होते हैं। यहाँ पर तो मैं खुद रन का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये रन हो रहा है ना, लेकिन वहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, वो बेसिकली इवेंट बेस्ड होंगे। जैसे कोई इवेंट परफॉर्म होगा, ठीक है ना, तो वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट होगा वो फंक्शन। तो ये भी चीज़ देखेंगे, कोशिश करेंगे कि कल के सेशन में हम ये सारी चीज़ें एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ताकि फिर मैं इसके बाद दो मजीद और सेशन नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारा अपना वीबीए का जो एक एरिया है वो जो टारगेटेड एरिया था वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।